सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 आ गया, 80वां आज़ादी का पर्व है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा है। यानी आपको जो ये पॉजिटिव मीडिया है, ये 15 दिनों तक लगातार कार्यक्रम कर रही है। तो आज 7वां दिन है, तो 7वां कार्यक्रम है, कल 8वां होगा, फिर 9वां कार्यक्रम जो है वो अगस्त क्रांति दिवस पर होगा। आप जानते हैं ना, अगस्त क्रांति दिवस है ना, 1942 में शुरू हुआ था, खून खराबा हुआ तो फिर उसको रोक दिया गया। यानी गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो हिंसा जो है इस देश में अलाउ नहीं थी। जय हिंद करना तो सभी ने देख लिया कैसे। जय हिंद, जो लोग नए आए हैं एक बार जय हिंद कर लीजिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति आती है जय हिंद जय भारत करते हुए। वेरी गुड। आज़ादी के 80वें वर्ष के इस अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़े के 7वें दिन आप सभी का RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS PBH, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, RJS PBH का ये नाम है, और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन नोएडा के द्वारा ये जॉइंट वेंचर है। यानी हम लोग मिलजुल कर क्या आज़ादी मना सकते हैं, उसी का आज एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन ये टोटल भारत सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चल रहा है, यानी 624वां कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। मैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता, कौन कौन जानते हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता? एक आदमी बोलिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था। राष्ट्रगान के रचयिता ने पहली बार वंदे मातरम का गीत गाया था। यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किसने गाया था पहले? आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 7 अगस्त आज जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। उनको कोटि कोटि नमन है, शत शत नमन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि से लिया गया था जनगण मन, और गीतांजलि पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। एशिया के पहले व्यक्ति थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो जनगण मन था, इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और बाकी तो रविंद्र संगीत वगैरह उन्होंने लिखा। शांति निकेतन के रूप में नींव रखी गई, लेकिन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड, जिसे सर कहते थे, उसकी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। ये विरोध था अंग्रेजों के अत्याचार से। वंदे मातरम। सुहासिनी
सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद। जय हिंद। अब आइए हम लोग बात करते हैं, भारत माता की शान है बेटियां। भारत माता की शान है बेटियां। तो आरजेएस फैमिली की जो नातिन कहेंगे, उदय शंकर जी जो नोएडा आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच के ऑनरेरी इंचार्ज हैं, उनकी नातिन हैं मानुषी। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून बहे। ये खूबसूरत गीत देशभक्ति का जो है मानुषी प्रस्तुत करेंगी। सर पे ये केसरी रंग सजाया है, मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहराना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जीना जीना उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया। जीना 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 उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, मैं तेरी चुनरिया लहराए।
नेशनल सर्विस स्कीम जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन का है, उनकी बच्चियों को आमंत्रित करते हैं। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की जो बच्चियां हैं उनको आमंत्रित करते हैं। भारत की बेटी गोपिका विजय, महक वर्ष ने बेटियां बोझ नहीं, ये तो भारत की शान है, इनके कदमों से ही तो देश का मान है। जी हाँ, गोपिका विजय और महक वर्ष ने स्वागत है मंच पर। सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। ज्ञान का प्रदीप है, ज्ञान का प्रतीक है दीप। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हम दीप जलाएंगे और ज्ञान का प्रकाश जो है पुस्तकें लेकर आती हैं। तो हम लोग पुस्तक विमोचन भी करेंगे, जो पॉजिटिव मीडिया की 7वीं पुस्तक होगी। यानी हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर हम लोग डीएमई में आए तो इससे पहले 2 बार आ चुके हैं, तो दोनों बार का डॉक्यूमेंटेशन आपको 212 पेज की पॉजिटिव मीडिया की पुस्तक में आपको मिलेगा। और इसमें पिछली पीढ़ी जो स्वतंत्रता सेनानी थे 47 से पहले के, उनका भी इतिहास मिलेगा, जीवनी मिलेगी। और आपको जो अभी वर्तमान पीढ़ी है उसकी भी मिलेगी, और आने वाली जो अल्फा पीढ़ी है उसका भी, क्योंकि 2047 तक का ये प्रोग्राम है, तो उसका भी विमोचन दीप प्रज्वलन के बाद किया जाएगा। तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा हम लोगों के जो मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर और पूर्व वाइस चांसलर, MCU माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी, जो फॉर्मर जस्टिस हाई कोर्ट के रहे हैं और DG हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन नोएडा के। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित भी करूंगा RGS PBH के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को। दीप प्रज्वलन में सभी लोग सहयोग करें। पारुल मेहरा जी और डायरेक्टर कोमल विक जी, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी भी इसमें सहयोग करें। दीप प्रज्वलन के बाद जो है फिर कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए, दीप प्रज्वलन में आप सभी का सहभागिता किसी न किसी रूप में हो। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डवण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है हो गया। और अब आइए दीप माथुर जी। दीप प्रज्वलन के बाद मैं दीप माथुर जी को ही सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि
शब्दों से स्वागत, भावों से अभिनंदन, नाच रे बनवा आज़ादी के तराने पर। स्वागत उद्बोधन के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट के नेशनल ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, जो कि बैकबोन ऑफ दिस पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट, जो कि 12वें साल में प्रवेश किया है। दीप माथुर सर, स्वागत भाषण के लिए आपको। Honorable Justice Bhavar Singh ji, Professor Dr. K.G. Suresh ji, Professor Dr. Kamal Vig ji, Professor Dr. Parul Mehra ji, and Uday Shankar Singh Kushwaha ji. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत की स्वतंत्रता के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमामयी संगोष्ठी में और इस बरंगाई कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले हम अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करें, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के चरित्र, संस्कार और मूल्यों से बनता है। आज की संगोष्ठी का विषय है माई रोल इन एनहेंसिंग इंडियननेस एट होम एंड अब्रॉड। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए यह बहुत ही सटीक टॉपिक है। तो ये केवल विचार विमर्श का विषय नहीं है, बल्कि ये हम सब आत्मसात करें, आज उनका आत्मचिंतन करें, तो इससे हमें बहुत जीवन को के स्तर को ऊंचा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भारतीयता केवल हमारी नागरिकता नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन मूल्य और हमारी जीवन दृष्टि है। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, जैसे महान आदर्श भारत की आत्मा हैं, यही भारतीयता हमें विविधता में एकता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा, कर्तव्य और मानवता का संदेश देती है। भारतीयता का संवर्धन किसी कानून या सरकारी योजना से नहीं होता। इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। यदि हम अपने बच्चों को सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार के साथ समय बिताना, मातृभाषा का आदर करना, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना सिखाएं, तो भारतीयता स्वयं सुदृढ़ होगी। ज़्यादातर बच्चे बहुत यंग हैं, मिड 20s में हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता का बहुत बहुत सम्मान करें, क्योंकि उससे बड़ा उनके लिए कोई हितैषी, कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी यंग बॉय एंड गर्ल टू ट्रीट हिज और हर फादर विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और यही हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। आज विश्व के हर देश में भारतीय अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नैतिक मूल्यों से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वे केवल आर्थिक योगदान ही नहीं दे रहे, बल्कि योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य, साहित्य और अध्यात्म तथा जीवन दर्शन के माध्यम से विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति से परिचित करा रहे हैं। प्रत्येक प्रवासी भारतीय वास्तव में हमारी भारतीयता का दूत है। तो जो हमारा टॉपिक है कि माई रोल इन एनहेंसिंग इंडियननेस एट होम एंड अब्रॉड, कि जो हम यहाँ भारत में रह रहे हैं, जो हमारे विदेशों में रह रहे हैं, हम किस प्रकार भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं, ये सब हम सबका दायित्व है। क्योंकि हमारे जो RJS PBH है, जो संस्थान है, जो
उसमें हमारे विदेशों से भी जुड़े लोग हैं। इंडियन डायस्पोरा को भी हम अपने परिवार में सम्मिलित करते हैं और वो लोग जहाँ भी हैं वो भारत के एम्बेसडर्स हैं और हम उनसे यही आशा करते हैं कि वे भारत का नाम रोशन करेंगे और करते भी हैं। और प्रत्येक प्रवासी जो भारतीय है वो वास्तव में एक भारत का सांस्कृतिक दूत है। ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 का जो संकल्प रखा गया है उसकी सफलता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि सशक्त चरित्र, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और भारतीय जीवन मूल्यों से सुनिश्चित होगी। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब आधुनिकता और भारतीयता के साथ साथ दोनों चीज़ें आगे बढ़ें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल यह न पूछें कि हम देश हमारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि यह संकल्प लें कि हम अपने घर, अपने समाज और अपने कार्य क्षेत्र और अपने कॉलेज में भारतीयता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कर रहे हैं। यही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के हमारे सम्मानित वक्ता अपने विचारों से हमें नई प्रेरणा देंगे, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। मैं अपने मैं आज हमारे बीच हमारे बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपने लॉ के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत अपने क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से बहुत अपना स्थान बनाया है और वो हमारे सबके लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। और ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल है और लीगल मेंटर हैं अक्रॉस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। डीएमई के भी वो डायरेक्टर जनरल हैं और उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो जस्टिस भंवर सिंह से एक बात पूछना चाहूँगा, जस्टिस साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि एट द एज ऑफ 82 ही इज़ रनिंग 82 एंड ही इज़ सो एलिगेंट एंड सो स्मार्ट एंड सो एक्टिव। व्हाट इज़ द सीक्रेट? एंड ही इज़ जस्टिस साहब जो हैं बहुत इनको एक्सपीरियंस है लाइफ का और बड़े डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहे हैं और एकेडमिशियन रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। पर एक बात मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमको ये भी बताएं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर वेल बीइंग। बाद में बताएंगे ना हम जो अपने जस्टिस में। अच्छा, अब हमारे प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर एंड दिस इज ए लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हब। ही हैज़ बीन द वाइस चांसलर ऑफ द महाकाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल और अपने टाइम में बहुत एमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। ही इज़ एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट and institution builder also. Indian Institute of Mass Communication को आगे बढ़ाने में, स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा रोल है और अब जो है ये इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं और एक उससे बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। आप मिलेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, इनका जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का अनुभव है। जो बच्चे यहाँ के इस बैकग्राउंड के हैं उनसे बहुत सीख सकते हैं। तो उनका मैं भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, आज हमारे बीच जो हैं डीएमई की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कोमल विक जी हैं। तो ये आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर कोमल विक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और कानूनी विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में निर्देशक हैं
और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे शारदा स्कूल ऑफ लॉ में डीन और एमिटी लॉ स्कूल नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। इट इज़ आवर ग्रेट ऑनर दैट शी इज़ हियर विद अस। आप इनका छोड़ बनाएंगे, वो मैं कर रहा हूँ। देन वी हैव Dr. Professor Parul Mehra with us, and she is a professor and head of DME Media School, और इससे बढ़कर जो है she is the founding head of the Media School. Let us clap, because it is a very difficult thing to establish a certain school or institution, you know, and और अब दीप माथुर जी बैकबोन ऑफ दिस पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट, जो कि 12वां साल में ये प्रवेश किया है, तो सर का स्वागत जो है। कोई बात नहीं, आइए सर। जो इसका सारा जो कार्यक्रम का जो नींव है आज के इस कार्यक्रम की, वो उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि हमारे आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच नोएडा है उसके ऑनररी इंचार्ज हैं। एंड मीना जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। प्लीज़ क्लैप फॉर देम। बहुत आज के सारे कार्यक्रम का रूपरेखा इन्हीं ने बनाई है। मीना जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देना चाहते हैं, और ये हमारे जो ऑनररी इंचार्ज हैं उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी और को इंचार्ज श्रीमती मीना सिंह जी को आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच नोएडा के, इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स स्प्रेडिंग पॉजिटिव वैल्यूज़। एक देखिए, ये आज एक हम जो है हमारा ग्रंथ है आरजेएस पीबीएच का एक ग्रंथ है। ये अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय पॉजिटिव मीडिया पुस्तक माला का ये 6वां अंग है। ये आज रिलीज़ हो रहा है, तो ये इसी कॉपी भी आपको मिलेगी। तो ये पूरा जो हमारे साल में जो पूरे वर्ष में हमने जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 60 के करीब कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो उसमें इनका निचोड़ है। ये पुस्तक है पॉजिटिव मीडिया की। अभी आप लोगों ने ये जो पॉजिटिव मीडिया की किताब है, इसका ये भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ी जन भागीदारी का ये उदाहरण है, और डीएमई में ये लोकार्पण हुआ है। 212 पेज की ये पुस्तक है, और मैं चाहूँगा कि ये उन जो हमारे साथ मिलकर 6 महीने तक जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया है, उनको मैं आमंत्रित करूँगा। प्रखर वार्ष्णेय जी मंच पे आ जाइए। ये जो कि हमारे मीडिया इंचार्ज हैं, देश विदेश में इस खबर को पहुंचाने वाले सरिता कपूर जी, अशोक कुमार मलिक जी और निशा भारद्वाज जी और डॉक्टर मुन्नी कुमारी और राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो टीफा 26 के सदस्य हैं, जो बैठे हुए हैं, कृपया आ जाएं मंच पे। ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, इसलिए इसको महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसकी पूरी स्टोरी अगली किताब गणतंत्र दिवस पर आएगी। अब तक 31 जुलाई तक का इसमें समावेश है। हम लोग 2 बार डीएमई में आए हैं, और दोनों का जो है इस किताब से दीप प्रज्वलन हो गया, पुस्तक विमोचन हो गया। 6 महीने में पॉजिटिव मीडिया की पुस्तक आती है। 6 महीने, लगभग 100 कार्यक्रमों का ये दस्तावेज है। आप सोचिए कि 100 दिन तक टीम बैठी और इस कार्यक्रम को तैयार की है। प्रोफेसर डॉक्टर पारुल मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा। शिक्षा और मीडिया से ही बनते हैं संस्कार। प्रोफेसर पारुल मेहरा जी यहाँ मास कम्युनिकेशन के हेड हैं।
मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा संबोधन देने के लिए कि आज़ादी का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है पॉजिटिव मीडिया द्वारा, और आज 7वें दिन 7वां कार्यक्रम है और वैसे 624वां। जी बात। Honorable dignitaries present on the dais, Chief guest for the day, our very dear and respected Professor K.G. Suresh sir, an institution in himself. Director General, DME, Honorable Mr. Justice Bhavar Singh sir is also here. Thank you for your presence, sir. Director DME, Professor Komal Vij ma'am, National Observer of Positive Media, Mr. Deep Mathur ji, Mr. Uday Manna ji and Mr. Uday Shankar ji, conveners of this prestigious and a meaningful platform, all the media professionals who have joined us today, budding journalists, my students and all the dear faculty members who are here, very good morning to all of you. Well, before I begin today, I would like to ask one simple question, because this address is for my students and the media professionals who are standing here. I want to ask one simple question from all of you, that how many of you have checked your phone within 10 minutes of waking up today? Tell me. How many of you have checked your phone today within 10 minutes of waking up? Be very honest. So almost every single hand is up. I teach communication and extension to the students of mass communication. In fact, I'm teaching from last 20 years. Papers like applied communication, development communication, international communication, cross-culture communication, along with media ethics is my specialization. But I am just not here to give you a classroom lecture, my dear students. Today I am here to do one real conversation with all of you about this gadget which is there in your hand called phone, and what this actually means for our country. This is what I am going to speak with all of you. First of all, I would like to compliment the team Positive Media for not just initiating something like this, talking about the positive media for this generation and generations to come. I think it is very, very important for the young children of journalism and mass communication to understand what positivity in media means. And it's a great privilege and honor that DME Media School has collaborated with Positive Media, and for this I would like to thank KG sir for letting this happen. Well, this pre-independence event titled today talks about democratization of media and Rashtra Pratham, my nation first. Now, democratization of media sounds like something really heavy and bookish, which is looking like coming from a thick political science textbook. But what this actually means in our daily life is something that we should know. It simply means that microphone, which is there in your hand, now belongs to you in a form of a phone without even joining any media organization. When I completed my graduation around 21 years back in media education, media industry doesn't used to work like this. Professor K.G. Suresh is here, who is veteran in the field of media. He was a hardcore journalist. Justice Bhavar Singh sir is here. I think they both can tell us the transition that has taken place over years in the field of judiciary and media both. I know little with a very few limited years of my experience. I think journalism industry never used to work like this, the way it is working today. Likewise, if someone have to speak to thousands of people, either you have to own a media house or you have to join a media house. Only then you can reach to a masses. And a tiny group of people will decide what is going to go tomorrow in the newspaper. There was a concept of a gatekeeper. Media professionals are sitting here, they know it very well. Mainstream media gatekeeper had a lot of importance, where he used to decide on the basis of news value, like timeliness, like proximity, prominence, which story is going to publish tomorrow. But today it's not happening it like this. We don't just need permission from any news channel boss. If you have a phone, a budget and an internet plan, you can just reach in a single clickbait to thousands of people. Now the question comes here, which one is right? Is it should come from the gatekeeper, he should decide, and what public has to, watch or listen next day, tomorrow? Or
you should create your own media platform. This is for my students who are sitting here. Please listen it very carefully. Here comes now very important and the second idea called Rashtra Pratham. Your nation should always be first. It should be in your heart, it should be in your mind. Putting nation first doesn't mean that you have to stand in a uniform at a border and you have to do a speeches. In fact, Rashtra Pratham should be in our day-to-day life. It means that simply asking yourself every day before posting anything, before commenting anything, before sharing or resharing anything on social media, that will it going to help my people understand each other? Will it going to help my country in any way? Because you all know that either it will help or either it will spread like a fire and confusion. So I have recently come across, in fact the entire country has recently come across young children across India raising their voice over online issue about a very sensitive issue of NEET exam paper leak. Working under a banner of one political party also. Many various students group were also present here. Children, young people did not wait for mainstream media to cover. In fact, we all know that mainstream media had covered from, different perspective also. Students have taken help of, online portal like X, Instagram, WhatsApp, Reddit and other media platforms. And they have shared the proofs, the dates, they have created hashtags. And the entire nation has forced to understand their concern, which is brilliant. I think it is the brightest and the wonderful side of modern media, because digital media has given a voice to voiceless. Even a child who is sitting in a small town has that power today to call any unfair or unprecedented, thing that he wanted to discuss at a national level. You have that right. But someone like me, who is teaching media ethics from years, I see the darkest side of media. I could see that even today I've seen that the teachers of journalism and mass communication are also not talking about media ethics. Surprisingly, why? Because big media organizations are owning media institutions and they are training their students accordingly. I take a pride in saying that DME Media School is not just teaching media. We are creating media professionals. We are training our children to understand the importance of not just the freedom of speech and expressions, but also the restrictions behind the freedom and speech and expression. So I think we are able to empower our student to shape a right narrative to bring a positive change in the entire system. My dear students, it's very important to understand social media is designed across the algorithms. It likes and it loves drama. Sensationalism, controversial stories always move faster than the real ones. Having a phone is something which is very good for all of you, but verification of the facts is something that you all have to understand. And in the middle of that protest, we all know that so many old videos were coming, they were re-edited, they were shared, irrespective of checking on the facts, and people had started abusing each other in that protest. What did it gain? Within a fraction of some minutes, the real concern, the genuine attempt, which was for the NEET paper examination leak, has lost somewhere. And nobody was then talking about that. In fact, it turned out to be the weirdest, online chaos in the history of media. Having a microphone or having a phone in your hand is definitely a superpower. As a famous superhero, Uncle Ben, you all know, he said that having a great power comes with a great responsibility. So it is very important to keep your nation first. It is very important to think twice while posting anything on social media, because our country is made up of diversity, our country is made up of different culture, and it is important for all of us to respect each other. Democratization media gives us voice, while Rashtra Pratham give that voice a purpose. I have a less time, so let's promise that every time when we are typing something, we are recording something, or we are publishing something or sharing something, please try to make in a way that I have to make India stronger, wiser and more united. Thank you all of you. Jai Hind, Jai Bharat.
थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर पारुल मेहरा जी। और समय कम नहीं, आपने समय बिल्कुल अच्छे तरीके से लिया है और लोगों को समझ में बातें आ गई होंगी कि मीडिया इज़ द पिलर ऑफ दिस, फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो अब आप लोग जो मीडिया स्टूडेंट हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग मीडिया में आ क्यों रहे हैं और आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके नियंत्रण में मीडिया जो है, मीडिया के बॉस आप पर नियंत्रण करेंगे या आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगता है, नौकरी पर भी खतरा होता है, तो मीडिया की ये जो चीज़ है उसको आपको समझ लेना पड़ेगा। साथ साथ कानून भी है, तो जो आप लोग लॉ फैकल्टी के भी हैं। तो अब डायरेक्टर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की जो है प्रोफेसर डॉक्टर कोमल विग मैम, उनको मैं आमंत्रित करूंगा और कहना चाहूँगा कि आज युवा संकल्प ले रहे हैं। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इस शक्ति को दिशा देने वाली डीएमई की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कोमल विग जी, स्वागत है। माननीय न्यायमूर्ति श्री भंवर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, रिस्पेक्टेड कलीग्स और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण को दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं पॉजिटिव मीडिया की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को चुना इस आज़ादी के महापर्व को मनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जितने बड़े उम्र के लोग प्रेजेंट हैं, जनरेशन जी से ऊपर, वो अपनी ज़िंदगी का 50 से 75% जी चुके हैं। हमने जितना योगदान देना था काफ़ी कर चुके हैं और जितना हमारा सामर्थ्य है हम उस हिसाब से अपने देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारे मंच पर उपस्थित जो सम्माननीय लोग हैं वो इसका जीता जाता उदाहरण है। तो बस अब मुझे ये कहना है कि बागडोर हमारे आने वाले भारत की वो आपके हाथ में है। हमारा जो जेनजी है इस टाइम बैठा है और सुन रहा है, उनसे सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, अपने देश के, हमारे भारत के इतिहास पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे मूल्यों पर गर्व कीजिए। गर्व कीजिए, हम भारतीय हैं। और आज के दौर में जब हम कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, नहीं, भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। ये इस भाव के साथ जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल लेवल पर, आप यकीन मानिए दुनिया इस बात को मानती है और मानेगी कि हम विश्व गुरु हैं। सो पहली बात यही है, हमेशा गर्व कीजिए हम भारतीय हैं और हम बाकी और किसी से बहुत अच्छे, बहुत ऊपर हैं और हमारी वैल्यूज़ बहुत रिच हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं अपने सारे छात्रों को, सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी वो ये है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे डॉक्टर पारुल ने अभी बोला, नेशन फर्स्ट। आज के तारीख में अगर हम सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं तो हम अपने सैनिकों का करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे लिए हमारी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और वो राष्ट्र के ऊपर किसी को नहीं, उनके लिए अपनी जान से ऊपर राष्ट्र है। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ से कि हम राष्ट्र हित को सबसे ऊपर जिस दिन रखेंगे, हम एक सैनिक के बराबर अपना जो योगदान है देश के लिए वो दे पाएंगे। तो आप राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट
लेसन होना चाहिए और इसको आपको इम्बाइब करना है अपनी लाइफ में। तो बस मेरे सारे छात्रों से अनुरोध यही है कि आज़ादी हम सबको पता है, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत सारे वीरों की शहादत से मिली है। हमें इन्हें ये छोटे छोटे जो पीछे बहुत अनटेस्टफुल डिसटेस्टफुल इंसिडेंट्स हुए हैं, उस वजह से हमें इसे कलंकित नहीं करना है। किसी भी ऐसे तत्वों के आपको इन्फ्लुएंस में नहीं आना है जो हमारे देश के टुकड़े चाहते हैं या हमारे देश की प्रगति में बाधक है। तो मेरी सारे छात्रों से अनुरोध है कि वो अपना माइंडफुल डिसीजंस ले, इन्फ्लुएंस हो उन लोगों से हो जो हमारे देश को आगे ले जा सके, उसकी उन्नति में योगदान दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से हमारी पॉजिटिव मीडिया की टीम का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कोमल विक जी। आपने गागर में सागर भर दिया। आपकी जो भावना थी वो बच्चों तक पहुंच रही थी, वो मैंने ऑब्जर्व किया। और आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है उसके साथ जो इन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट, उसका एक कदम और है कि आपके दृष्टिकोण में पॉजिटिव आइज अगर आ जाती है, जिन लोगों की है वैसे है, हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे क्योंकि ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी, पॉजिटिव आइज है। भारत को एक परिवार मान लीजिए आप, दृष्टिकोण में देखिए, कहीं का भी हो कोई भी, और उसका भी एक एक्सटेंशन है विश्व एक घर, और हर घर सकारात्मक, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर सकारात्मक। ये भावना लेकर आप 15 अगस्त मनाइए, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और हम ज़्यादा न कहते हुए सीधा हम अब मुख्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे। आप जानते हैं दीप माथुर सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश सर, IIMC जो मीडिया वाले हैं जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय का सबसे बड़े संस्थान के महानिदेशक के रूप में आपने कार्य किया। उसके बाद आप भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय मास कम्युनिकेशन का जो संस्थान है उसके वाइस चांसलर रहे आप। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो सांस्कृतिक बोध है, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के कल्चर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में है, जानते होंगे, उसके आप निदेशक हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में आपका संबोधन निश्चित रूप से आप मीडिया वालों के लिए, खास करके मीडिया लिटरेसी के लिए जो लोग और फैमिली हैं आरजे से आए हुए, मैं चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी का संबोधन हो और आप लोग उसका लाभ उठाइए, केवल पेशेंस रखें। हाँ, इसके साथ साथ पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है, हमारे प्रखर वार्ष्णेय जी जो हैं मीडिया इंचार्ज पॉजिटिव मीडिया के, ये 2047 तक के घोषणा की है इन्होंने। ये आप लोगों में से जो लोग 5 बच्चे जो भी यहाँ सुनिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर देकर आ जाइए, फिर सुनिए, फिर वहाँ पर आप मतलब 5-5 की संख्या में आप लोग वहाँ जाइए स्टूडियो 62 में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह साहब, इस महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कोमल विक जी, मीडिया विभाग के विभागाध्यक्ष और मीडिया शिक्षा में मैं समझता हूं कि एक बहुत ही डायनामिक चेहरा जिनको देख माना जाता है, ऐसे डॉक्टर पारुल मेहरा जी, हमारे बीच में उपस्थित उदय शंकर कुशवाहा जी, और मैं समझता हूँ कि जब हम आरजेएस परिवार मिलते हैं तो हम जिनको परिवार के एक मुखिया के रूप में देखते हैं और जिनके आकर्षण के वजह से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ऐसे उदय मन्ना जी, और मेरे पुराने मित्र दिल्ली नगर निगम के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी आदरणीय श्री दीप माथुर जी। यहाँ बहुत मित्र हैं
मलिक साहब हैं, मर्चेंट जी हैं, आप सभी आरजेएस परिवार के बंधु और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार और सभी को एक सप्ताह पहले ही आज़ादी या स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मीडिया के विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पारुल जी ने उस पर बहुत विस्तार से बात कर चुकी हैं। मैं आज का जो विषय माई रोल इन एनहांसिंग इंडियननेस एट होम एंड अब्रॉड, इस पर थोड़ा सा बात करूँगा। और मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ डीएमई परिवार को, क्योंकि डीएमई मेरा ही परिवार है। तो जब ये तय किया गया कि आरजेएस के संदेश को अब सिर्फ हैबिटेट जैसे संस्थाओं के बोर्डरूम तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों के बीच में जाने की ज़रूरत है और देश भर में जाने की ज़रूरत है, तो कई संस्थाओं में जाने का प्रयास किया। तो उदय जी से मेरी जब चर्चा हुई तो मैंने कहा कि इस बार जो है आप डीएमई जाइए, डीएमई हमारा परिवार है। तो मैं धन्यवाद देता हूं जस्टिस भंवर सिंह जी को, कोमल जी को और पारुल जी को कि आपने जो है उनको स्वागत किया और बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम जो है यहाँ आयोजित हुआ। और इस बहाने इस बैच के, नए बैच के आप लोगों से मैं अलग से भी मिलूँगा। पारुल जी, वो तो मौका तो मुझे मिलता ही है हर साल, हर बैच के बच्चों से मिलने का। That I will be coming separately to meet you and interact with you on media related issues. But today let us talk about the topic of the day. ये राष्ट्रीयता, ये नेशनलिज्म, ये पेट्रियोटिज्म, ये है क्या चीज़? इंडियननेस है क्या चीज़? मुझसे अगर पूछेंगे तो इंडियननेस एक अनुभूति है, एक फीलिंग है। You may be settled in Australia, you may be settled in UK, you may be settled in any other part of the world, and still if your heart beats for India, that's Indianness. आपको भारत में रहना ज़रूरी नहीं है, आप भारत के लिए आपका दिल धड़कता है, भारतीय टीम जब जीतता है तो जब आपको जो है अच्छा लगता है, तो उस वक़्त जो है आप देखेंगे कि आपको भारतीयता जो है आपके अंदर वो फीलिंग आती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा मणिपुर से मीराबाई चानू, उन्होंने अभी जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स हुए कॉमनवेल्थ के, उसमें उन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए। मणिपुर से है। याद रखें, उत्तर पूर्व के हमारे विद्यार्थी और बच्चों को कई बार अज्ञानतावश हमारे तथाकथित हम जो पढ़े लिखे लोग भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए जो उत्तर पूर्व से आते हैं, लेकिन हम सबको गौरवान्वित महसूस हुआ जब उन्होंने मेडल जीता। और उसके बाद उनको एक रेस्तरां में, भारतीय रेस्तरां में उनको सम्मानित किया गया, तो उनको एक मग उनको तोहफे के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया, एक स्मृति चिन्ह के रूप में। वो मैप ठीक से बना नहीं था, तो उन्होंने उसमें पूछा कि मेरा उत्तर पूर्व कहाँ है इसमें, वेयर इज माई नॉर्थ ईस्ट, द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज मिसिंग फ्रॉम दिस मैप, शी सेड। वो भारतीयता है। जब उनके अंदर ये दर्द हुआ कि आपने भारत का मानचित्र तो मुझे दे दिया तोहफे में, लेकिन मेरा अपना मणिपुर, मेरा अपना उत्तर पूर्व उसमें नहीं है, ये भारतीयता है। भारतीयता क्या सिर्फ जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाना है? नहीं। भारतीयता क्या सिर्फ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत पर जो है खड़े रहना है? नहीं। राष्ट्रीयता क्या सिर्फ सरहदों पे जाके लड़ना या फौजियों का समर्थन करना है? नहीं। भारतीयता क्या सिर्फ क्रिकेट या किसी और खेल में हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो उनको जो है हम बधाई देते हैं, हम खुश होते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, भारत जब वर्ल्ड कप जीतता है या पड़ोसी मुल्क को परास्त करता है, तो वो क्या भारतीयता है? सिर्फ वो भी भारतीयता है, लेकिन वह सिर्फ भारतीयता नहीं है। भारतीयता तब है जब आप अपना नागरिक का कर्तव्य पूर्ति करते हैं। मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरे देश और समाज के प्रति, वह है भारतीयता।
भारतीयता सिर्फ तिरंगे को जो है फहराना नहीं है। भारतीयता अपने जिम्मेदारियों को समझना है कि एक नागरिक के रूप में क्या मैं मतदान करने जाता हूं या नहीं। मेरे इर्द गिर्द जब कूड़ा होता है तो क्या मैं इंतजार करता हूं कि म्युनिसिपैलिटी वाली आए और मेरे घर का कूड़ा भी वो ही साफ करें। भारतीयता वो है, भारतीयता वो है जब एक भारतीय को मैं दुख में देखता हूं, दर्द में देखता हूं, मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं उसे कैसे मदद करूं। वो भारतीयता है। तो इस भारतीयता को आपको समझना होगा। भारतीयता एक सतही अनुभव नहीं है। इट इज नॉट ए सुपरफिशियल फीलिंग। इट हैज टू बी whenever you see another Indian in trouble, your heart should feel that no, let me do something. जब सर्दियों के मौसम में पुल के नीचे सिकुड़ के एक बगैर कंबल के जब कई लोग, बेघर लोग सड़कों में, दिल्ली के सड़कों में आपको दिखाई देते हैं और आप अपने कार में निकल रहे हैं, अगर आपके मन में उनके लिए पीड़ा नहीं होती तो मैं समझता हूं कि आप भारतीय नहीं हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, मुझे बोलना पड़ा। आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं किसी, अगर खुद नहीं कर सकता तो कम से कम मैं किसी स्वयंसेवी संस्था से बताऊं कि वहां प्लीज वो लोग जो है परेशान हैं, उनके लिए कुछ करिए, उनको मैं प्रेरित करूं। मेरे घर में अगर मेरे उपयोग किए हुए कपड़े हैं तो ये नहीं कि उन कपड़ों को, पुराने कपड़ों को देकर 2 और स्टील के बर्तन ले लूं मैं, ये नहीं। क्या वो कपड़े उन लोगों को जिनको अपना तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, मैं उन तक पहुंचा सकता हूं या नहीं। मेरे घर में मैं अपने खाने को वेस्ट करता हूं जहां जरूरत नहीं है। पार्टियों में जाते हैं, प्लेट भर के लेते हैं और उसको ऐसे के ऐसे ही एक रोटी या आधा एक निवाला लेकर उसको फेंक देते हैं। कई हजारों लोग पेट भर के खाना नहीं मिलता है उनको। क्या उनके लिए मैं सोचता हूं? क्या पानी को टैंकी से निकल रही है, पानी कई जगह से नल से निकल रहे हैं, कोई उस तरफ देखता नहीं है। क्या मेरे मन में उठता है कि ये नल को मैं तुरंत बंद कर दूं? सड़क में चलते हुए कभी कोई टहनी गिरा होता है तो कभी बड़े पत्थर गिरे होते हैं। क्या मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा जो है उसको साइड में करूं ताकि जो दूसरे गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बच्चे जो वहां से चल के जाएंगे, उनको कोई कठिनाई ना हो? अरे छोड़िए, शहर में जब मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग करता हूं तो इतना तो मन में सोच लो कि दूसरे भी पार्किंग करने वाले हैं। रात को जो है मोहल्लों में झगड़ा होता है, आज दिल्ली के हर मोहल्ले में। इतना ही सोच लें कि रात को कोई भी इमरजेंसी आ जाए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी को अगर अस्पताल ले जाना पड़े, किसी को सवेरे का फ्लाइट लेना है, एयरपोर्ट के लिए ट्रेन पकड़नी है सुबह का, उनको गाड़ी निकालने में दिक्कत ना हो मेरे गाड़ी के लगाने के वजह से। इतनी सोच है क्या मेरे अंदर? दूसरों के लिए थोड़ा भी संवेदना हो अगर हम पैदा कर लेते हैं तो वो भारतीयता है। इसलिए भारतीयता को हमें परिभाषित करना होगा। व्हाट इज इंडियननेस? इंडियननेस इज नॉट जस्ट वियरिंग योर पेट्रियोटिज्म ऑन योर स्लीव्स, कि मैंने दुनिया को दिखाने के लिए मैंने यहां एक तिरंगा लगा दिया उस दिन और उसके बाद जो है मैंने कह दिया कि अरे आप क्या जानते हो? आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, वहां कोई धार्मिक नारा नहीं देते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं। तो सुबह एक दूसरे को जब भी मिलते हैं, वो रास्ते में लद्दाख में जाएंगे, आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, तो वहां के लोग एक दूसरे को जो है वो कहते हैं कि जय हिंद। दे ग्रीट ईच अदर, जय हिंद। न नमस्कार, न सलाम अलैकुम, न सत श्री अकाल, जय हिंद। इस तरीके से एक दूसरे को वो ग्रीट करते हैं। हमें उनसे सीखना है। छोटे छोटे बच्चे जब आर्मी की ट्रक जाती है तो खुद ब खुद, कोई बोल के नहीं दे रहा है उनको, छोटे से बच्चे जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट अर्चिन्स, वो खड़े हो जाते हैं और यूं सैल्यूट मारते हैं। वो जो फीलिंग है उनके अंदर कि ये हमारे हिफाजत के लिए हैं, ये लोग, दे आर आवर डिफेंडर्स, ये हमारे रक्षा करने के लिए हैं। छोटे बच्चों के अंदर वो भावना पैदा की गई है कि नहीं, ये इंडियन आर्मी है, इसके लिए जो है ये हमारे लिए है। ये जो फीलिंग है, ये आपको, इसी फीलिंग को कहते हैं कि नेशनलिज्म, इसी फीलिंग को इंडियननेस कहते हैं। जब मैं सामने वाले को देखता हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि उनके नाम के आगे सरनेम क्या लगा हुआ है, उसका टाइटल क्या है, क्या वो पंजाबी है, मलयाली है, तमिल है, तेलुगु है,
बंगाली है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये ना देखूं कि उसका जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। मैं उसको उस नजर से देखूं, ये नहीं कि सामने देखते अच्छा ये तो मेरे बरादरी का है। क्यों आज हमारे देश में जो है कई जगह गवर्नेंस का इश्यू हो रहा है? मैं गवर्नेंस का इश्यू इसलिए हो रहा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके एजेंडे के आधार पर नहीं वोट करता हूं, मैं सिर्फ कैंडिडेट की जाति को देखकर वोट करता हूं। और फिर मैं कहता हूं कि मेरे यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं होगा। कई बार तो इतना बुरा लगता है कि कोई अपराधी होता है तो मैं कई बार अपने मित्रों के साथ बीच में बैठता हूं तो वो कहते हैं कि अरे उसको, अपराधी को मारना नहीं चाहिए था। बाद में पता चलता है वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अपराधी उनके जाति से है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का एक ही जाति है, वो अपराधी है बस। अपराधी किसी जाति का क्यों ना हो, उसको जो है, उसको जो सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो मेरे इसका है, इस वजह से। अभी किसी धर्म गुरु के बारे में कोई टिप्पणी की गई तो किसी ने कहा कि अरे ये अंधविश्वास को फैला रहे हैं। तो नीचे किसी ने लिखा कि वो तुम्हारा वाला क्या फैला रहा है? अरे भाई, अगर वो कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो वो किसी का भी हो, उसकी मजम्मत करो। ये नहीं कि वो सिर्फ जो है मेरे बरादरी का है, ये तुम्हारे बरादरी का है, इस वजह से। ये इससे जब हम इस संकुचित, संकीर्ण, नैरो माइंडेडनेस से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे अंदर भारतीयता नहीं आएगी। भारतीयता तब है जब हमारे अंदर वो फीलिंग होगा कि अपराधी है तो अपराधी है। पुलिस वाला भी ये देखेगा नहीं कि वो सामने वाले का जाति क्या है, कानून को सुनिश्चित करेगा, नियम के अनुसार सारा कुछ होगा। जस्टिस साहब बैठे हुए हैं इधर, कानून के नजरों में सब बराबर हैं। जिस दिन वो पक्षपात हम दिखाएंगे उस दिन सिस्टम बिगड़ने लगता है, और इसीलिए बिगड़ा हुआ है, इसलिए बिगड़ा हुआ है। एक प्रकरण मेरे को याद आता है, मैं 2 मिनट और लूंगा उदय जी। मैं जब आईआईएमसी का डीजी था तो मैंने एक कैंपस वहां बनाया मिजोरम में, एजॉल में। मिजोरम के मुख्यमंत्री तत्कालीन लालथन हावला, मेरा उनके साथ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में मीटिंग था। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, सुरेश जी कैन आई आस्क यू समथिंग? आई सेड कि यस। तो उन्होंने कह दिया कि कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डज एन इंडियन लुक लाइक? मैंने कह दिया कि हाउ डज एन इंडियन लुक लाइक? बड़ा कठिन सवाल है साहब। भारतीय तो हर रंग के होते हैं, हर कद काठी के होते हैं, अलग अलग वेशभूषा के होते हैं। मैं बोल सकता हूं कि हाउ डज ए ब्रिटिश लुक लाइक, हाउ डज ए फ्रेंच लुक लाइक, क्योंकि वो ये सब होमोजीनस कम्युनिटीज है। हाउ डज ए जापानीज लुक लाइक? बट इंडियन गोरा भी है, काला भी है, सांवला भी है, कद में छोटा भी है, लंबा चौड़ा भी है, सब भारतीय है। मैंने पूछा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? एंड ही टोल्ड मी कि बिकॉज सम पीपल आस्क मी और टेल मी दैट you don't look like an Indian. So I have this curiosity that how does an Indian look like? एक भारतीय दिखता कैसे है? बड़ा कठिन हो जाएगा ये। हमारे अंदर ये स्वीकार्यता, ये भारत की परंपरा रही है। जब पारसियों को इतना अत्याचार हुआ उन पर, तो वो भाग के आए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ने उनको शरण दिया, भारत ने उनको शरण दिया। और अभी भी वो कहावत है, भावनगर के राज परिवार में वो गए थे शरण लेने के लिए, तो उनसे पूछा गया कि हम इधर आए हैं तो हम थोड़े अलग दिखते हैं। पारसी आप जानते ही हैं, जितने भी इस देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा योगदान पारसियों का रहा है। JRD टाटा से लेकर आप देखिए भिकाजी कामा स्वाधीनता संग्राम में, न जाने कितने पारसीज का जो है कंट्रीब्यूशन है। छोटी सी कम्युनिटी। तो उन्होंने पूछा कि कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि
वैसे ही जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाए कि फिर अलग थलग ना दिखे। आप दूध से क्या शक्कर को अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। हम इसी तरीके से भारत में मिलजुल के रहना चाहते हैं। यहूदी जब यरूशलेम का सोलोमन टेम्पल में आग लगी तो वो भागे, तो वो और कहीं नहीं भागे, वो सीधे भारत की तरफ आए। आज भी मैं जब इजराइल गया था 6 महीने पहले, तो मैंने वहां भारतीय मूल के यहूदियों से मैं मिल के आया। बहाई हाल फिलहाल के रेफ्यूजीज हैं। मर्चेंट साहब जानते हैं लोटस टेम्पल जिन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है आपके कालकाजी में, बहाई समुदाय, उनको इतना प्रताड़ित किया गया ईरान में, उस अत्याचार से वो भाग कर आए तो वो भारत में आए। भारत ने उनको जगह दी, उनको शरण दिया। हम उन सबको दे सकते हैं, अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने लोगों को कब स्वीकार करेंगे? जिस दिन हम अपने लोगों को स्वीकार करेंगे, उनमें भारतीय देखेंगे हम। उस खाने को, उनके खाने को भी अपना ही खाना मानेंगे। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। पिछले 8 दशकों में देश में बहुत परिवर्तन आया है। आज मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आप तो यंगर जनरेशन है, जेन जी हैं। एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, हम लोग तब यंगर डेज में थे। उसमें एक दक्षिण का लड़का और तो एक दक्षिण का लड़का और एक उत्तर भारत की लड़की, उनमें प्रेम हो जाता है, लेकिन अंत में उनको आत्महत्या करना पड़ता है। वो उस समाज को दिखाता था जो स्वीकार करने के लिए तैयार था। लेकिन आज के जमाने में 2 स्टेट्स बनी, और ऐसे बहुत फिल्में बनी जहां बहुत साधारण सी बात हो गई है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संबंध। आज बहुत कॉमन है। मैं अपने मित्रों के घर में जाता हूं तो किसी की मराठी बहू है, किसी की बंगाली बहू है, बहुत कॉमन कॉस्मोपॉलिटन फैमिलीज हैं इतने। आज ये स्वीकार्यता बढ़ रही है कि नहीं, हम सब भारतीय हैं, हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि ये आगे बढ़ाना चाहिए हमको खान पान, भाषा के प्रति भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, और जिसके तहत आज काशी में तमिल संगम होता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में अब तमिल सिखाया जा रहा है। तभी तो वो परिवर्तन आएगा। हमारी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमारे मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमें विज्ञान के प्रति, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर अमंग द पीपल। वो चाहे कोई भी परंपरा के लोग हों, उनको अंधविश्वास से ऊपर, विश्वास अलग चीज है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। फ्रिज में बर्फ जम गया, आप पूजा करने लग गए, हुआ इस देश में। आप लोग यंगर जनरेशन है, आपको उसके बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया को एक सकारात्मक माध्यम बनाइए, उसके माध्यम से समाज में एकता लाने का प्रयास करिए। बहुत जहर सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैलाया जा रहा है, बहुत कट्टरपन फैलाया जा रहा है, बहुत नफरत फैलाया जा रहा है एक दूसरे के प्रति, जातिगत आधार पर, भाषाई आधार पर। मैं समझता हूं हम सबको इन सब से ऊपर उठना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमारे अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हमारी एकता है। इस एकता को जो है और मजबूत करना है। और हम क्या कर सकते हैं, आइए हम सब इस 15 अगस्त को, इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें। और मुझे खुशी है, मैं उदय मन्ना जी को, आरजेएस परिवार को, पीबीएच परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सकारात्मकता की हम बात करते हैं, सकारात्मक मीडिया की बात करते हैं, तो सकारात्मक राष्ट्रीयता की भी आवश्यकता है। वो राष्ट्रीयता किसी के प्रति नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। वो राष्ट्रीयता अपने आप में, अपने देश पर, अपने समाज पर, अपनी भाषाओं पर, अपने खान पान पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे लोक संस्कृति पर हम कितना गर्व कर सकते हैं और उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं,
इसको लेकर होना चाहिए। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मीडिया गुरु प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी ने इंडियानिस्ट जो भारतीयता पे संबोधन दिए, कितने लोग सुनना चाहेंगे? ये अपने मोबाइल में नेट ओपन कीजिए, RJS पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव मीडिया तो याद रहेगा, RJS शुरू में लगा के सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वो वीडियो पूरी मिलेगी, पूरी की पूरी। 6 महीने में ये पुस्तक तैयार की गई है। तो एक तरफ न्याय गुरु हैं, न्याय के गुरु जो DG साहब हैं यहाँ के और पूर्व न्यायाधीश रहे हैं हाई कोर्ट के, भंवर सिंह जी, जस्टिस भंवर सिंह जी, और मीडिया गुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी। ये किताब अगर आपके हाथों से, जो 6 महीने तक मेहनत किए और बारिश के कारण हेल्ड हो गए थे कहीं, हमारे टीफा 26 के जो लोग मंच पर नहीं आए थे, मैं चाहूँगा कि आपके हाथों से लेकर वो लोग प्रेरित होंगे और अगला जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है, फिर 200 पेज की पुस्तक निर्माण करें आप सभी मिलकर। इतने 100 कार्यक्रमों का ये दस्तावेज है। DG साहब को, जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के महानिदेशक हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। न्याय ही शांति की नींव है। सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट भंवर सिंह जी को सादर आमंत्रित करूंगा। अभी आपने मीडिया गुरु को सुना, और जो लोगों ने सुना, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग आप लोग वहां कर सकते हैं, प्रखरवार स्नेह है, तो जो लोग चाहें कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं। विचार रिकॉर्ड करेंगे तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। आपके विचारों को आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, जो भी गेस्ट आए हुए हैं, पॉजिटिव मीडिया स्टूडियो 62 में हो रहा है। Honorable Chief Guest of the event, our own Dr. K.G. Suresh, Director of Indian Habitat Center, Dr. Mr. Uday Manna, Founder RJS, Mr. Deep Mathur, National Observer, Mr. Uday Shankar, Dr. Komal Vish, the Director of Delhi Metropolitan Education, Dr. Parul, Media Head, Dr. Randhawa, HOD Law, our own students, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, my humble compliments to this organization RJS, PVH, who has undertaken a very unique task to inspire patriotism and protect Indian culture. Friends, it is our responsibility to infuse patriotism in the Gen Z, that is young generation, and protect our Indian culture. It is the responsibility of our schools, our society, our community, our colleges, universities, etc. We should teach Indian history truthfully and completely, help our children as to what is our ancient history, also medieval and the latest modern history. 15th August is approaching, and it is the theme of this event that we should remember our freedom fighters, those who laid their lives, and we remember many such heroes. Lokman Balya, Lokman Tilak,
Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi, many. But there are some freedom fighters who could not come to limelight, and they are called unsung heroes. Today I share with you one of such name. When our great leader Netaji Subhash Chandra Bose was in Rangoon, the capital of Burma, called Myanmar these days, he delivered a fiery speech to the Indian community. It was heard by a 16-year-old girl, namely Rajmani. She was very impressed by the speech of Netaji, particularly when he said, "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा." Hearing this speech, she brought all her jewelry. She belonged to a very rich family. Her father was a gold mine owner. She brought her entire jewelry, worth lakhs in those days. I am talking of 1943. And she delivered it to Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji too was impressed by the girl at such a young age. She donated all her jewelry. Next morning, Netaji visited the girl's house to return that jewelry because she was a minor, and Netaji, being a moralist, did not expect donations from minor. But Rajmani refused to accept it, and she was adamant that it must be accepted. Netaji was forced to accept it. Then she expressed her desire to join INA, Azad Hind Fauj, and Netaji recruited her as member of his intelligence wing. She was assigned the task of spying against Britishers. She and her friend Durga both impersonated themselves, cut their hair, and impersonated as boys. And they passed into the Britishers' camps as serving boys. They polished the boots of the British soldiers. They washed their clothes for collecting very secret files and information. And they succeeded in their mission. Many of the battle plans of the Britishers were thwarted by Netaji Subhash Chandra Bose with the help of these two girls. One day, Rajmani came to learn that her friend had been arrested and jailed. She could not tolerate it. She became a dancing girl and entered the jail by sedating the guards. And when she, along with Durga, was climbing the wall, was scaling the wall, a bullet hit her leg. With this wound, she succeeded in escaping herself along with Durga. The Britishers, the
soldiers chased them. Both of them climbed a tree with bleeding wound. They remained there for 3 days until the troops had withdrawn from their side, from that side. Then they approached the INA camps. She was treated of her wound and awarded by Netaji Subhash Chandra Bose. But unfortunately, a few months after Netaji expired in an air crash, and she had to come to Chennai with her family. She never married. She was a true patriot. She lived a decent life, but economically she was not very sound until the Chennai government sanctioned some pension for her. Very recently, she passed away when she was in late 80s. We should convey such stories of our unsung heroes to the Gen Z, the young generation, who may perhaps not be knowing as to how it was difficult to get freedom from the Britishers. Friends, we take pride in remembering our leaders. In Rajasthan, there have been numerous kings, but today nobody is known, nobody is remembered. Who is remembered? Is Maharana Pratap, who never surrendered to the Mughals, who escaped to the jungles, and as he said that he had eaten grass rotis, but he would not surrender. That was the Indian pride which he protected. We should learn it. Friends, we have to protect our Indian culture. When we celebrate festivals like Diwali, Guru Nanak Jayanti, Christmas, Pongal, Baisakhi, Oman, we should go into the deep knowledge of these festivals. I have come across many very well placed persons who celebrate Diwali with fervor, but did not know as to why it was being celebrated. A shocking surprise came to me. Then we should also respect our traditions, our culture, our arts, our classical music, Bharatanatyam, Kathak, dances, yoga and handicrafts. We should also teach our Gen Z, non-legal persons, what is the Constitution of India. When parliamentary elections were being held in a sister college, namely Delhi Technical Campus in Greater Noida, I was sitting in the interview board. I asked some PhD scholar, computer engineers, which elections are going on in the country? Could he distinguish between the parliamentary elections and assembly?
no, a shocking surprise again came to me. How can we be called Indians unless we know what are our important constitutional provisions? We do not know what kind of democracy we are living in. Therefore, it is our responsibility that we should teach our young generation. And I'm very happy to read in today's morning newspapers that Mohan Bhagwat ji had said that our young generation is more honest than the old generations. It's a great compliment for the young generation. And there are thousands, lakhs and crores, I must say, who indirectly have been criticized in this compliment. We should therefore try to remove corruption from our society. We should also teach our young generation as to what are the fundamental duties. Many of us do not know that we should protect our mountains, our hills, our rivers, our lakes. They are our heritage, our historical monuments, our temples of fame. We should teach them. Friends, besides patriotism, we need to infuse in the young generation that we should keep our environment pollution free. We should also try to inculcate honesty and the importance of integrity. We should honestly pay our taxes, and we should work hard in our own profession. The role of parents in these days is very essential. They should not only teach their children the elementary education, but also tell them about our heritage, about our culture. Great Saint Aurobindo said that we have a Dev Sanskriti culture. We should convey it to the young generation. Friends, we should value our ethics. We should preserve our regional languages in particular. Respect all our cultures of different religions. We should respect our customs. Customs in our country have played a very important role in enacting our laws. We should also share about our national identity, and we should learn our fundamental duties besides the fundamental rights. Friends, I wish to convey my compliments once again to RJS, who has taken a very pious, besides being important task, to infuse patriotism and protect our culture, our heritage, our traditions, and our ethical values.
they are of greater importance. Thank you. God bless you all. तो अभी आपने पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट और यहाँ डीएमई के डीजी माननीय आदरणीय भंवर सिंह जी को सुना। हम लोगों के पास सबसे बड़ा एसेट ये हो गया कि जस्टिस महोदय की भावनाएं जो हैं वो हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई है। एक्चुअली इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद हम लोग जो युवा हैं आपके लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि ये सकारात्मक संकल्प क्रांति वर्ष चल रहा है। बहुत तरह के किताब के वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्लेज, ये एमओयू हुआ है रेड क्रॉस के साथ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ। वहाँ पर 15 अगस्त के बाद हम लोग प्लेज लेने जाएंगे, यानी मीडिया वाले प्लेज लेंगे। 24 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेज ले लिया है, लेकिन विधिवत जो है रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया कॉन्फ्रेंस करके हम लोग वो करने वाले हैं। अब आप लोग जो देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, डीएमई एनएसएस के स्टूडेंट, वो तैयार रहें। विभूति माहेश्वरी सिद्धि गुप्ता, महक वार्षणे जी, आप लोग तैयार रहें। तब तक एक फोटो सेशन के लिए आमंत्रित करेंगे डीएमई के जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और इसको सफल बनाने की ओर। तो एक सेशन डीएमई की तरफ से हो जाएगा फोटो सेशन, और एक होगा मीडिया इंचार्ज प्रखर वार्षणे जी की जो टीम है, खुशबू जी हैं, थापा हैं और प्रशांत जी हैं, वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे सेकंड सेशन में। उसके बाद कल्चरल टीम तैयार रहे, मैंने नाम बता दिया है, आप लोग तैयार रहिएगा। आपका भी योगदान है ना, कल्चरल टीम आ जाइए, फोटो सेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो भी मीडिया टीम है, कल्चरल टीम डीएमई, कल्चरल टीम जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं आगे बढ़ और सोशल मीडिया पे डालिएगा। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जस्टिस भंवर सिंह जी, मुख्य अतिथि केजी सुरेश जी, विशेष अतिथि डॉक्टर कोमल बिग जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर पारुल मेहरा जी तथा सभी सम्मानित सदस्यों, अतिथियों से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रेरक विचारों हमें सभी को राष्ट्र निर्माण, सकारात्मक पत्रकारिता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मघात करने की नई प्रेरणा दे रही है। आज डीएमई नोएडा के विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें कार्यक्रम सफल आयोजन महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान, साथ भी जो है मीडिया टीम की बच्चे जो आज हमारे साथ हैं, डीएमई के सारे मीडिया टीम के बच्चों को और आए हुए हमारे सारे अतिथि, आरजीएस पीबीएच आरजीएसियन जितने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने यहाँ 80वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया। ये नोएडा ब्रांच, पॉजिटिव ब्रांच नोएडा की तरफ से ये सारे कार्यक्रम की प्रोग्राम था और हमारे संस्थापक मन्ना जी
और जितने ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे RJS PBH पॉजिटिव मीडिया के, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस मंच पे हैं और ये पॉजिटिव मीडिया से मुझे जोड़ने वाले राजेंद्र जी हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ भी कहूँ वो रहते हैं। नोएडा टीम से जो है राकेश मौर्य जी हैं, स्वीटी पॉल जी हैं, नीति अरोड़ा जी और सरिता कपूर जी, हमारे अशोक कुमार मलिक जी। नोएडा ब्रांच जब स्टार्ट हुई थी इन लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया। आज पॉजिटिव ब्रांच नोएडा का जो है ये कार्यक्रम है और आप सब लोग आए हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी आज हमारे साथ हैं और ईसा खान जी जो दूरदर्शन में हैं और हमें टाइम टू टाइम जो है प्रोत्साहित करते हैं। सुनील कुमार जी जो को-ऑर्गेनाइज भी हम लोग करते हैं और टीफा 26 का ये कार्यक्रम यहाँ से अब हमारा TRD बनने जा रहा है। उसमें TRD बनने के लिए हमें 2 बार को-ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी आपको। हमारे TRD का जो है उसका कोरम पूरा होगा और आकांक्षा ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गई है, उसको भी तहे दिल से धन्यवाद। और DME के पूरे स्टाफ, टेक्निकल टीम, बच्चे सब इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुना, इस पे अपना मनोनयन करेगा। और डॉक्टर KG सुरेश जी बहुत तरीके से पूरे देश में कैसे पॉजिटिव फैलाए जाए उसके लिए बहुत तरीके से समझाया है और हम लोगों ने पॉजिटिव मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है सभी लोग पॉजिटिव ही बात करेंगे, नेगेटिव कोई बात नहीं है। आप लोग भी जितने स्टूडेंट रहे हैं यहाँ इसको समझिए, देश में हम कैसे पॉजिटिव फैलाएं। और RJS PBH जो है हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। आप लोग आए हमारे पॉजिटिव ब्रांच से मिलेंगे, बात करेंगे। हमारे मन्ना जी टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, डेली हमारी बात होती रहती है। ये सब को लेके जो है बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारी ये बातें, मीडिया की बातें सब कुछ जो है समझाते हैं। प्रखर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने पूरी मीडिया टीम लेके आया हुआ है। और इसी के साथ अपनी वाणी पे बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, RJS पॉजिटिव ब्रांच के 28 जून की देखिए ये उपलब्धियां हैं। और अब कल्चरल प्रोग्राम जो है DME के NSS नेशनल सर्विस स्कीम है, उसके बच्चे जो हैं 3 प्रस्तुतियां देंगे। पहली प्रस्तुति रंग दे बसंती, विभूति माहेश्वरी, सिद्धि गुप्ता, महक वार्षणे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दूसरी प्रस्तुति कंधों से मिलते हैं कंधे, चलो अब हम भी चलें कदम मिला के। तीसरी प्रस्तुति आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। तो स्वागत है विभूति माहेश्वरी, सिद्धि गुप्ता और महक वार्षणे जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थोड़ी सी भौंकने वाली
सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं वन्देसुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम्